वेलकम स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर सीरीज में जैसा कि हम देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियर फोर्सेस को डिस्कस कर लिया था कि नाभिकीय बल क्या होते हैं, नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है और नाभिकीय बल की और कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं। तो उनको समझने के बाद अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो न्यूक्लियर फोर्स से ही रिलेटेड है। तो टॉपिक का नाम आप सभी को दिख रहा होगा। टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर पोटेंशियल, नाभिकीय विभव। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोटेंशियल को हमको समझना है, नाभिकीय विभव को। तो नाभिकीय विभव जो होता है वो एक ही तरह से नाभिकीय बल पे ही आधारित है। जैसा कि मैंने आपको नाभिकीय बल पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो नाभिकीय बल होता है उसकी प्रकृति दो तरह की होती है, आकर्षण की और प्रतिकर्षण की। तो जो दूरी होती है 0.5 एंगस्ट्रॉम, जब दो न्यूक्लियॉन या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में कैसा फोर्स काम करता है? ये जो पोर्शन है इसमें कैसा फोर्स काम करता है? रिपल्सन का, रिपल्सन। और जब ये 0.5 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो जाता है और 2 एंगस्ट्रॉम से कम होता है तो कैसा फोर्स काम करता है? अट्रैक्शन का, आकर्षण का। नाभिकीय बल की मूलतः प्रकृति तो आकर्षण की होती है ना, पर डिस्टेंस 0.5 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होनी चाहिए आकर्षण के लिए। तो उसी पर आधारित ये नाभिकीय विभव का पूरा टॉपिक है। इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो ग्राफ है इसी पे बेस्ड है। सबसे पहले जैसे हमने लिखा है नाभिकीय बल, ठीक है, नाभिकीय बल F बराबर -du/dr। तो नाभिकीय बल का जो फॉर्मूला है हमने स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख दिया। स्थितिज ऊर्जा क्या है? U। तो U कैपिटल बना लो, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, कैपिटल U। और U किसका फंक्शन है? R का। तो -du/dr, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का किसके रेस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया? R के रेस्पेक्ट में। R क्या है? यहाँ पे एक तरह से डिस्टेंस अपन लेके चल रहे हैं, दो न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको भी हम लिख देते हैं जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल r किसको दिखा रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, राइट, दो न्यूक्लियॉन्स के मध्य की डिस्टेंस को। अब देखिए नाभिकीय बल आपको समझ में आ गया। नाभिकीय बल और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम 11th 12th क्लास में पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में जो रिलेशन होता है F = -du/dr, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अति लघु दूरियों पर जो नाभिकीय बल होता है वो कैसा होता है? पर प्रतिकर्षण, अन्य दूरियों पर आकर्षण। ये चीज़ तो आपको पता है कि अति लघु दूरियों पर नाभिकीय बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण का। और अन्य दूरियों पर नाभिकीय बल क्या होता है? अट्रैक्शन का। अब इस जो फॉर्मूले है इसमें क्या है? नेगेटिव साइन। अगर ये नेगेटिव होगा और u का मान नेगेटिव होगा जैसे कि यहाँ पे है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको दिखाएगा? अट्रैक्शन को। अगर u का मान पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर फोर्स नेगेटिव है तो वो किसको दिखाएगा? रिपल्सन को, प्रतिकर्षण को। तो यहाँ पे क्या होता है? f का मान, इस रेंज में f का मान क्या होता है? नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे u का मान कैसा है? नेगेटिव, यहाँ पे u का मान कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव का साइन इस चीज़ को जस्टिफाई कर देता है। इसके बाद में ये पॉइंट समझ में आ गया। अति लघु दूरियाँ, अति लघु दूरियों से मेरा मतलब है 0.5 एंगस्ट्रॉम, और अन्य दूरियों से मेरा मतलब है 0.5 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा और 2 एंगस्ट्रॉम से कम। उन पर ये बल कैसा हो जाता है? आकर्षण का। इसके बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी? संतृप्तता का गुण। मैंने आपको बताया था ना एक प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्सेस की, संतृप्तता का गुण। संतृप्तता का गुण क्या कहता है कि जो नाभिकीय बल होते हैं ना, उन पर जो नाभिकीय बल है तो वो क्या होता है? जैसे कोई भी न्यूक्लियॉन्स हैं तो आसपास के ही जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जैसे कोई भी नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं तो उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो ही उस पर फोर्स लगाएंगे। कोई दूर स्थित न्यूक्लियॉन के द्वारा उस पर लगाया गया फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो संतृप्तता के गुण को समझने के लिए प्रतिकर्षण कोर आवश्यक है। मतलब संतृप्तता का गुण अगर आपको समझना है या संतृप्तता का गुण अगर अपन को
जस्टिफाई करना है तो उसके लिए अपन को प्रतिकर्षण कोर को दिखाना पड़ेगा, जो ये रिपल्सन की कोर है, कि रिपल्सन की जो कोर है ये भी एग्जिस्ट करती है। नहीं तो संतृप्तता के गुण का मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो पड़ोसियों के आसपास के जो न्यूक्लियर फोर्स है उन पर ही आधारित है, तो वो कितने पास होने चाहिए, तो यही इसको दिखाता है। अब जो ये मैंने ग्राफ बना रखा है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो मेन ग्राफ न्यूक्लियर पोटेंशियल का बनाया है वो इस ब्लू कलर की लाइन से बनाया है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये किसको दिखा रही है, नाभिकीय विभव को, न्यूक्लियर पोटेंशियल को। तो ब्लू कलर की लाइन से अपन को क्या पता चल रहा है, नाभिकीय विभव के बारे में, न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में। और मैंने दो विभव और बनाए हैं। ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन है वो किसको दिखा रही है, बर्गकूप विभव को। तो बर्गकूप विभव आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, बर्गकूप विभव। क्यों बोलते हैं ऐसा, देखो स्क्वायर इसकी मतलब शेप कैसी होती है, लगभग इसकी स्क्वायर जैसी, और ये कैसे एक तरह से, एक तो होता है बैरियर, एक होता है बेल, तो ये नीचे की तरफ है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, कुआं की तरह, बेल मतलब एक तरह से गड्ढा टाइप की आकृति है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मैंने ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन से बताया है स्क्वायर वेल पोटेंशियल को या बर्गकूप विभव को, और एक मैंने बताया है युकावा विभव को, युकावा पोटेंशियल को। तो युकावा पोटेंशियल को मैंने किससे दिखाया है, रेड कलर की लाइन से। ये किसको दिखा रहा है, युकावा पोटेंशियल, युकावा पोटेंशियल। तो रेड कलर की लाइन है ये दिखा रही है युकावा पोटेंशियल को। तो युकावा पोटेंशियल क्या है, एक साइंटिस्ट थे युकावा जिन्होंने पार्टिकल फिजिक्स में काफ़ी अहम योगदान दिया था। तो उन्होंने क्या है, जो न्यूक्लियॉन्स है इनके मध्य लगने वाला अपना एक फॉर्मूला दिया था युकावा पोटेंशियल का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, पर फॉर्मूला हमको फिर भी पता होना चाहिए, इसको अभी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। तो ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने ग्राफ में क्या लिया है, रेडियस या दूरी को, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, और बाई एक्सिस पे किसको लिया है, स्थितिज ऊर्जा को। जिनको नहीं पता उनके लिए हम लिख देते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में क्या कहेंगे स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा हमने किस पे ले ली, बाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले ली, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स स्मॉल आर। अब जैसे जैसे जो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स है उसका मान बढ़ेगा, तो उसका मान ऐसे देख लेते हैं ग्राफ को, ठीक है। जैसे जैसे उसका मान घटेगा तो कब तक काम करेगा, कब से काम करना चालू करेगा, पहली बात जब जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाए, 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दो न्यूक्लियॉन के बीच, क्योंकि 2 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा साइज का न्यूक्लियस पाया नहीं जाता अमूमन। तो 2 एंगस्ट्रॉम के बाद क्या है, न्यूक्लियस ही खत्म हो जाता है, इसलिए 2 एंगस्ट्रॉम तक न्यूक्लियर फोर्स काम करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होती है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर तक, तो इसलिए 2 एंगस्ट्रॉम तक तो न्यूक्लियर फोर्स काम करेंगे। अब जैसे जैसे 2 एंगस्ट्रॉम से ये कम होगी वैसे वैसे जो आपका फोर्स है उसका मान बढ़ता जाएगा, मतलब जो फोर्स है वो और भी ज़्यादा प्रबल आकर्षण होता जाएगा। जैसे जैसे मान बढ़ेगा एक पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, तो मतलब इसका मान 2 एंगस्ट्रॉम से तो स्टार्ट हो जाता है, 2 एंगस्ट्रॉम से, और लगभग 1 एंगस्ट्रॉम पे क्या है अपनी अधिकतम वैल्यू को अटेन कर लेता है। पर अधिकतम वैल्यू को अटेन करने के बाद अगर आप डिस्टेंस और भी ज़्यादा कम कर देते हो और 0.5 एंगस्ट्रॉम तक ले आते हो तो न्यूक्लियर फोर्स लगभग ख़त्म हो जाते हैं। और 0.5 ख़त्म होने का मतलब नॉट अट्रैक्शन नॉट रिपल्सन, मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा इस पोजीशन पे। और 0.5 एंगस्ट्रॉम से भी इसको कम कर दोगे तो ये क्या करेगा, रिपल्सन, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये क्या है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, और उससे कम कर दोगे आप 0.5 एंगस्ट्रॉम से तो ये कैसा हो जाएगा, रिपल्सन। रिपल्सन की इसकी प्रकृति हो जाएगी यदि 2 न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा क्लोजली आ जाएं, ठीक है। सपोज करते हैं जैसे ये 2 न्यूक्लियस हैं, ये न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन है, या फिर ये दोनों प्रोटॉन है या फिर ये दोनों न्यूट्रॉन है। अब ये क्या है डिस्टेंस, ये जो स्थिति है यहाँ पर ये कितनी दूरी पर है, 2 एंगस्ट्रॉम पर। अगर ये 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है
और ये जैसे जैसे पास आते हैं तो इनमें कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का लग रहा है, अट्रैक्शन का लग रहा है। अब ये 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर आ गए, तो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम होने के बाद क्या है, फिर और भी ये आना चालू हुए तो ये क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स थोड़ा घटेगा और 0.5 एंगस्ट्रॉम पे ना तो अट्रैक्शन ना रिपल्सन, पर 0.5 एंगस्ट्रॉम से भी आप इनको और करीब ले आए तो ये क्या होगा, रिपल्सन फोर्स इनके बीच में कार्य करेगा। तो ये जो ग्राफ है ब्लू कलर के मार्कर से जो मैंने बनाया है वो इसी चीज़ को जस्टिफाई या इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, वर्गकूप विभव की या स्क्वायर वेल पोटेंशियल की, तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल में केवल 2 ही मान पॉसिबल होते हैं, जैसे एक तो नीचे वाली स्टेप, एक ऊपर वाली स्टेप, इस तरह से। तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल में इसका मान होगा -u0 के बराबर पोटेंशियल एनर्जी का, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर यहाँ पर है न्यूक्लियर की या न्यूक्लियस की रेडियस, तो इसको भी लिख देते हैं। कैपिटल आर किसको दिखा रही है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक की त्रिज्या को ये कैपिटल आर दिखा रहा है। अगर नाभिक की त्रिज्या से दूरी कम है, मतलब नाभिक की त्रिज्या से 2 न्यूक्लियनों के बीच की दूरी कम है, मतलब दोनों न्यूक्लियन नाभिक के अंदर हैं, तो इसका मान कितना होगा, -u0 के बराबर। और अगर मान लो जो नाभिक से ये बाहर चला गया न्यूक्लियन, तो इसका मान क्या होगा, 0, मतलब इनके बीच में कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं पाया जाएगा अगर आपका जो न्यूक्लियन है वो नाभिक के बाहर उपस्थित है। नाभिक के बाहर उपस्थित हो ही नहीं सकता, तो नाभिक के बाहर अगर उपस्थित है तो वो 0 है, मतलब उसको नहीं माना जाएगा। और नाभिक के अंदर है तो -u0 जो अधिकतम मतलब 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है लगभग, तो 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पाया जाएगा अगर r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R क्या है आप सभी को पता चल गया, नाभिक की त्रिज्या। इसके बाद में नेक्स्ट है युकावा पोटेंशियल। युकावा पोटेंशियल मैंने किससे दिखाया है, रेड कलर की डॉटेड लाइन से। तो रेड कलर की जो डॉटेड लाइन है ये ब्लैक कलर की किसको दिखा रही है, इसे भी लिख देते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अब ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है ये किस चीज़ को दिखा रही है, रेड कलर की डॉटेड लाइन दिखा रही है युकावा पोटेंशियल को। अब ये ग्राफ आप देखिए, मैथमेटिक्स में भी आप ग्राफ पढ़ते होंगे, तो इस तरह का जो ग्राफ है ये किसको दिखाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फलन को दिखाता है ये। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो उसी के रूप में इसका क्या है, विभव का मान क्या आता है, u = u0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -r अपॉन कैपिटल R अपॉन में r अपॉन कैपिटल R। तो ये जो है युकावा पोटेंशियल ये क्या है, अपने सिलेबस में नहीं है, इसका केवल आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। फॉर्मूला इसका एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आता है। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्यों आता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ही होता है। और ये जो फोर्स है ये भी कहाँ तक लगते हैं, केवल न्यूक्लियर साइजेस तक। जब न्यूक्लियर की साइज खत्म हो जाएगी तो इनका मान भी क्या होगा, 0 होना चालू हो जाएगा। अगर आपसे इनकी प्रकृति पूछें, वर्गकूप विभव की कैसी प्रकृति होती है, केवल आकर्षण की। जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है ये किस नाभिक के लिए किसको दिखाता है, केवल आकर्षण को। युकावा विभव है ये क्या दिखाता है, ये भी केवल आकर्षण को। पर न्यूक्लियर विभव जो है, नाभिकीय विभव, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों को बताता है, संतृप्तता के गुण को समझाने के लिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से नाभिकीय विभव कार्य करता है और नाभिकीय विभव के साथ साथ वर्गकूप विभव और युकावा विभव क्या होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे अपन द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल्स। पहले समझेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स हो सकते हैं नाभिक के और उनके कौन कौन से टाइप्स हमको पढ़ने हैं और उनके अंदर क्या जो पॉइंट्स हैं हमको स्टडी करने हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मॉडल्स। हमें नाभिक के मॉडल के बारे में समझना है। जैसे कि आपने एटॉमिक मॉडल्स 12th क्लास में पढ़े होंगे। एटॉमिक मॉडल्स में डॉल्टन का मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, तो उनमें हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर अरेंज होते हैं। परमाणु के अंदर कैसे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो अरेंज है। उसी तरह से क्या है न्यूक्लियर मॉडल। तो न्यूक्लियर मॉडल के अंदर अब हमको समझना है कि नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित और उदासीन
न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कितने इनकी चार्ज है, कितना इनका स्पिन है या और कोई इनकी प्रॉपर्टीज़ है। पर अब हमको ये देखना है कि इनका जो अरेंजमेंट है इनसाइड ए न्यूक्लियस वो किस प्रकार का है। तो इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी न्यूक्लियर मॉडल्स की। तो दो मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और दूसरा है सेल मॉडल। तो आपके सिलेबस में केवल लिक्विड ड्रॉप मॉडल ही है। एमएससी लेवल या बड़े लेवल्स की आप पढ़ाई करोगे फिजिक्स में तब आप सेल मॉडल के बारे में पढ़ोगे। सेल मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके जो क्वेश्चन है नेट और गेट के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अपने सिलेबस में है न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल या फिर हिंदी में कहें तो द्रव बूंद मॉडल क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये क्या बताता है आपको कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में इस मॉडल के अनुसार किसी तत्व के नाभिक व द्रव की बूंद में कुछ समानताएं होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई लिक्विड की ड्रॉप होती है, उसी तरह से क्या होता है नाभिक होता है, ऐसा इस मॉडल में बताया गया है। क्या समानता होती है नाभिक की बूंद में और नाभिक में, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। किस चीज़ के बीच समानता है, नाभिक में और द्रव की बूंद में, ठीक है। कुछ समानताएं होती हैं जिसकी वजह से नाभिक को एक समान रूप से आवेशित असंपीड्य द्रव बूंद के रूप में जाना जाता है या माना जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, असंपीड्य द्रव बूंद। तो असंपीड्य द्रव बूंद का मतलब क्या होता है, ऐसी बूंद जिसको और अधिक कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब वो मैक्सिमम कंप्रेस है, उसका जो घनत्व है वो पहले से ही अधिकतम हो चुका है, उसे और अधिक क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये क्या बोल रहा है कि इस मॉडल के अनुसार जो न्यूक्लियस है आपका और जो लिक्विड ड्रॉप है उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे, पर इसकी वजह से न्यूक्लियस को किसकी तरह माना जा सकता है, एक समान रूप से आवेशित। एक समान रूप से आवेशित मतलब जैसे न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो एक समान रूप से आवेशित और असंपीड्य द्रव बूंद के समान। असंपीड्य द्रव बूंद से मतलब है जो और अधिक कंप्रेस नहीं की जा सके, ऐसी लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो अब इनके बीच की कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, उनको अपन स्टडी कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो पहली सिमिलरिटी है द्रव की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है। अब ये सब तो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। जो लिक्विड की ड्रॉप होती है, जैसे बरसात से जो पानी गिरता है या कोई भी जो ड्रॉप होती है, उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, गोल होता है। तो गोल क्यों होता है, उसका रीज़न है उस पर क्या लगता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से कौन सी शेप हो जाती है उसकी, गोलीय, ठीक है, स्फेरिकल। उसी प्रकार नाभिक का आकार भी स्थायी अवस्था में गोलीय माना जाता है। तो जो नॉर्मल स्टेट होती है न्यूक्लियस की, उसमें नाभिक का आकार भी अपन क्या मान के चलते हैं, स्फेरिकल। अगर कोई नॉर्मल केस है तो उसमें अपन क्या मानेंगे, न्यूक्लियर का साइज स्फेरिकल। तो यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य अवस्था में जो नाभिक का आकार है वो भी क्या होता है, गोलीय, जैसा कि पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव बूंद का होता है। तो एक सिमिलरिटी तो क्या हो गई, दोनों का शेप, दोनों का जो शेप है, दोनों का जो आकार है वो कैसा है, गोलीय है सामान्य अवस्थाओं में। इसके बाद द्रव बूंद का घनत्व स्थिर होता है। जो लिक्विड ड्रॉप है उसका जो आपकी डेंसिटी होती है वो डेंसिटी क्या है, फिक्स्ड है, एक तरह से स्थिर है, कांस्टेंट है। उसी तरह से नाभिक का घनत्व भी स्थिर होता है। आपने जैसे देखा, मैंने आपको नाभिक का घनत्व प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में, तो ज़्यादातर सभी एटम्स के लिए सेम ही आता है 10 की पावर 17 के रेंज में। तो ये क्या है, नाभिक का घनत्व भी कांस्टेंट होता है और लिक्विड ड्रॉप का जो घनत्व वो भी क्या है, कांस्टेंट होता है। तो दूसरी सिमिलरिटी क्या हो गई, इन दोनों का घनत्व, इन दोनों की डेंसिटी। इसी तरह से तीसरी सिमिलरिटी की बात करें तो तीसरी सिमिलरिटी क्या है, नाभिकीय विखंडन व संलयन को एक बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में टूटना। देखो आपने क्या देखा होगा कि जो एक बड़ी ड्रॉप होती है, एक जो बड़ी बूंद है वो क्या कर सकती है, छोटी बूंदों में टूट सकती है, बिल्कुल सही। और जो छोटी बूंद होती है वो क्या होती है, मिलके एक बड़ी बूंद का निर्माण कर सकती हैं। तो बड़ी बूंद जब छोटी बूंदों में टूटती है, इस घटना को अपन किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, नाभिकीय विखंडन के। जैसे नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें एक बड़ा नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, भारी नाभिक, जैसे यूरेनियम का विखंडन बेरिलियम और क्रिप्टॉन में,
और छोटी बूंदें जब मिलके बड़ी बूंद बनाती हैं तो इसको किससे समझ सकते हैं आप, नाभिकीय संलयन से। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलके हीलियम बना सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन मिलके किसका निर्माण कर रही है, हीलियम का निर्माण, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो एक तरह से नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को किससे समझा जा सकता है, किसी द्रव की बूंद के बड़ी बूंद के छोटी बूंदों में टूटने से और छोटी बूंद जुड़कर बड़ी बूंद के निर्माण से, ठीक है। तो ये दोनों घटनाएं किसको दिखा सकती हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, किसी द्रव की बूंद पर पृष्ठ तनाव के कारण तनाव बल लगता है। आपको पता है कि कोई भी लिक्विड है तो उस पर सरफेस टेंशन होगा, तो सरफेस टेंशन के कारण उसका जो पृष्ठ है, सरफेस है, उस पर क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, तनाव बल लगेगा। उसी प्रकार नाभिक की पृष्ठ ऊर्जा नाभिक में तनाव बल उत्पन्न कर देती है। अभी हम पढ़ेंगे कि नाभिक में 5 तरह की एनर्जी होती है, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सिमेट्रिक एनर्जी, कूलॉम एनर्जी, तो ये सब पेयरिंग एनर्जी, तो ये सब क्या है, इनमें से जो पृष्ठ ऊर्जा होती है, सरफेस एनर्जी, तो उसके कारण क्या है, नाभिक का भी जो पृष्ठ होता है उस पर कैसा फोर्स लगने लग जाता है, टेंशन का फोर्स लगने लग जाता है, जिस तरह का कि किस पे लगा था, एक लिक्विड ड्रॉप पे। किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि जिस तरह से एक लिक्विड ड्रॉप होती है उसी तरह से आपका न्यूक्लियस होता है। लिक्विड ड्रॉप की तरह ही इसका घनत्व होता है, वेरी हाई इसकी डेंसिटी होती है, लगभग कांस्टेंट डेंसिटी होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दोनों का साइज कैसा होता है, गोलीय होता है। हाईलाइट कर देता हूँ मैं मेन पॉइंटों को, गोलीय आकार, घनत्व। पहली प्रॉपर्टी किसको बता रही थी, गोलीय आकार को, दूसरी घनत्व को, तीसरी बता रही थी नाभिकीय विखंडन और संलयन को, बड़ी बूंदों का टूटना, बड़ी बूंदों का छोटी बूंदों में और छोटी बूंदों का मिलके बड़ी बूंद बनाना। और चौथा पॉइंट किसको बता रहा है, तनाव बल को। पृष्ठ पर क्या लगता है, तनाव बल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। इनके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, पर बोर्ड पे एक लिमिटेड साइज थी इसलिए मैंने 4 प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस कर लिया। इन 4 प्रॉपर्टीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में आप इनको लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूँ। एक बार इन चारों प्रॉपर्टीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको 1 बाय 1 समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, किसी द्रव का बाष्पीकरण के लिए ऊर्जा का मान। अगर आप जानते हो कि कोई भी अगर लिक्विड होगा तो उसका क्या होगा, बाष्पीकरण होगा। वो बाष्प बन के, जैसे द्रव होता है, जैसे अपना जल है, उसकी क्या बनती है, बाष्प बनती है। तो द्रव का बाष्पीकरण के लिए ऊर्जा का मान द्रव की मात्रा के साथ बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा द्रव की मात्रा होगी बाष्पीकरण के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। अगर मान लो आप कपड़े सुखा के आ रहे हो बाहर, तो कपड़े अपन सुखाते हैं, कपड़े अगर कम गीले होंगे, जैसे आपने देखा होगा घरों में क्या होते हैं अपने में, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, उसमें एक ड्रायर भी होता है। तो ड्रायर का काम क्या होता है, उनको कपड़ों को निचोड़ने का। अगर आप वॉशिंग मशीन में से कपड़े धो के डायरेक्ट सुखाओ और ड्रायर में चलाने के बाद कपड़ों को सुखाओ, तो कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे, जो आपने ड्रायर से निकाल के सुखाएं। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि उनमें जल की मात्रा क्या रह गई, कम। जो अतिरिक्त जल था वो ड्रायर ने निकाल दिया। तो उसी तरह से जैसे जैसे आप लिक्विड की मात्रा बढ़ाते जाओगे, बाष्पीकरण के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर द्रव की मात्रा कम होगी तो बाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ नाभिक की बंधन ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे नाभिक की अगर आप द्रव्यमान संख्या बढ़ा दो, द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ने के साथ ऑब्वियस सी बात है, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अपन को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको अलग करने के लिए। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या के साथ उसकी कुल बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। ये घटना किसके सिमिलर है, जैसे द्रव की मात्रा बढ़ने के लिए, द्रव की मात्रा बढ़ने के साथ उसके लिए बाष्पीकरण की ऊर्जा बढ़ जाती है, उसी तरह से नाभिक की संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ उसकी कुल बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये एक भी सिमिलैरिटी हो गई। इसके अलावा एक सिमिलैरिटी और देखिए, आणविक बलों की संतृप्तता इस बात को प्रदर्शित करती है कि द्रव के अणु अपने पास के अणुओं से ही प्रभावित होते हैं। तो जो आणविक बल
लगते हैं द्रव के अणुओं के मध्य, उनमें क्या पाया जाता है, संतृप्तता का गुण। तो वो जो संतृप्तता का गुण है वो किस बात को दिखाता है कि जो द्रव के अणु हैं वो अपने आसपास के ही जो अणु हैं उनसे ही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कह लो या बंधन ऊर्जा प्रति अवयव कह लो, या फिर क्या कह सकते हैं, औसत बंधन ऊर्जा का नियत मान, इस बात को दर्शाता है। आपको मैंने बताया था कि जो नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो क्या हो जाती है, लगभग कांस्टेंट हो जाती है। जब ए का मान 20 या 25-30 से ज़्यादा हो जाता है, ए का मान 20 से ज़्यादा होते ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट हो जाती है। तो वो किस बात को दिखाती है, नाभिक के अवयव भी अपने आसपास के अवयवों से ही प्रभावित होते हैं। जो किसका गुण है, नाभिकीय बलों के संतृप्तता का गुण है। जब मैंने आपको नाभिकीय बलों में संतृप्तता का गुण पढ़ाया था तब भी तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो नाभिक के अवयव हैं, जो न्यूक्लियन हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो क्या है, अपने आसपास के ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। जो दूरस्थ स्थित न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि नाभिक के जो बल हैं वो कैसे होते हैं, उनमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है। तो जो संतृप्तता का गुण नाभिकीय बलों में पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आणविक बल भी क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। तो जैसे किसी लिक्विड ड्रॉप के अणु आसपास के अणुओं से ही प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार से आपका जो नाभिक है के अंदर भी जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो भी अपने आसपास के न्यूक्लियॉन से ही प्रभावित होते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इससे आगे। तो नेक्स्ट अब है, हमने इसकी सारी सिमिलरिटीज़ को देख लिया। अब इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो इस मॉडल ने समझा दिए, लेकिन कोई अन्य मॉडल उन पॉइंट्स को समझा नहीं सका, जिसके कारण ये मॉडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे ये देख लेते हैं। इस मॉडल ने नाभिक की कुछ ऐसी घटनाओं को समझा दिया जो अन्य मॉडल नहीं समझा सके। तो कौन सी वो घटनाएं थी, जैसे नाभिकीय विखंडन व संलयन। तो जैसे कि आपने देखा था कि छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंद बन जाती हैं, संलयन को दिखाता है। बड़ी बूंद छोटी बूंदों में टूट जाती है, नाभिकीय विखंडन को दर्शाता है। ठीक दूसरी घटना देखते हैं, नाभिक का स्थिर घनत्व। जिस तरह से एक लिक्विड ड्रॉप का घनत्व, जो द्रव का घनत्व होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसी प्रकार से नाभिक का घनत्व भी क्या होता है, स्थिर होता है। इस बात को भी लिक्विड ड्रॉप मॉडल अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाया। तीसरी प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी है बंधन ऊर्जा का लगभग नियत होना। बंधन ऊर्जा या फिर कह लो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का लगभग नियत होना। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का माना आप जानते हो, जैसे नाभिक के जो अवयव होते हैं न्यूक्लियॉन्स, वो क्या होते हैं, अपने आसपास के ही अवयवों से प्रभावित होते हैं। इस कारण क्या है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान लगभग कांस्टेंट रहता है संतृप्तता के गुण के कारण। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जो लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं उनके जो अणु होते हैं उनके मध्य अंतराण्विक बल लगता है, वो भी क्या है, अपने आसपास के अणुओं के कारण ही लगता है। उनमें भी क्या है, संतृप्तता का गुण पाया जाता है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने बंधन ऊर्जा का लगभग नियत होना भी ठीक प्रकार समझा दिया। इसके अलावा जो चौथी प्रॉपर्टी वो है यूरेनियम 238 से भारी नाभिकों का प्रकृति में अस्तित्व नहीं होना। तो यूरेनियम 238 से जो ज़्यादा भारी नाभिक हैं उनका भी प्रकृति में अस्तित्व नहीं होता। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल इस तरह से समझा पाया, जैसे यदि आप मान लो कोई लिक्विड की ड्रॉप है, वो ज़्यादा बड़ी हो जाए, ज़्यादा भारी हो जाए, तो वो अपने आप ही स्वतः ही छोटी बूंदों में टूट जाएगी, क्योंकि जो बड़ी बूंद है उसका अस्तित्व नहीं होता। वो एक तरह से संभाली, मतलब एक तरह से आप समझ रहे हो ना कि अपने शेप को संभाल नहीं पाएगी और अपने आप ही छोटी बूंदों में टूट जाएगी। उसी प्रकार से यूरेनियम 238 से भारी नाभिक भी नहीं पाया जाता, क्योंकि उनका स्वतः ही तुरंत ही विखंडन हो जाता है, इसलिए उनकी प्रकृति में अस्तित्व ही नहीं है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने ईजीली डिफाइन कर दिया, जबकि कई अन्य बड़े बड़े मॉडल इसको डिफाइन नहीं कर पाए, इसलिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। तब तक के लिए हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय।